मध्य द्वीप पर मिली हरकारे रामदत्त की लाश ने दारचूला और धारचूला दोनों शहरों को हिला दिया था। सभी उसे एक हादसा मान रहे थे, लेकिन पंडित चंद्रशेखर भट्ट और सूबेदार सिंह को कुछ बातें खटक रही थी। रामदत्त के शरीर पर अजीब निशान थे। उसके झोले से सामान गायब था, और सबसे बड़ी बात, जिस मध्यद्वीप पर उसकी लाश मिली थी, शायद उसकी मौत वहां हुई ही नहीं थी। जांच आगे बढ़ी तो शक कई लोगों पर गया। नाव वाला शिबुआ, व्यापारी सोमदत्त बनिया, और यहां तक कि बड़े पुजारी पीताम्बर जी की बातों में भी कुछ अधूरापन महसूस होने लगा। और फिर बाजार के वो लोग जो रामदत्त के सीधे साधे हरकारे वाले नकाब के पीछे का सच जानते थे। इसीलिए पंडित चंद्रशेखर भट्ट को लगता था कि अगर मौका मिलता तो उनमें से कई थे जो रामदत्त को महाकाली में बहाने से न चूकते, और शायद मौका ही वो खोया हुआ हिस्सा था जो उनके दिमाग में बनते नक्शे को पूरा नहीं होने दे रहा था। वो नक्शा जो उन्हें हत्यारे तक पहुंचा सकता था। सच अब भी नदी की गहराइयों में छुपा था, एक ऐसा सच जो शायद किसी एक इंसान का नहीं, पूरे मध्यद्वीप का था। पुराने मंदिर का प्रांगण। अंदर चले जा शिबू, प्रसाद ले ले। तू तो दिन भर नदी में नहाता रहता है, तुझसे साफ कौन होगा? पंडित जी ने अगले दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पात्र वापस रखते हुए कहा, वैसे देर क्यों हो गई तुझे? जल्दी आ जाता तो सुबह की आरती में शामिल हो जाता। शिबुआ ने सूबेदार सिंह और भट्टजू दोनों को प्रणाम करते हुए मंदिर का प्रसाद लिया और बताया, वो पंडित जी गोमती की मरहम पट्टी करनी थी थोड़ा, इसलिए ही देर हो गई। अरे कुछ दिन बाद लड़की की शादी है और मरहम पट्टी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ पंडित जी, कुछ खास नहीं, शायद नाव पर काम करते हुए या जंगल से लकड़ियां लाते हुए घाव लग गया होगा। वैसे बड़े पुजारी जो नहीं दिख रहे आज? वो यज्ञ में गए हैं दूसरे गांव। अच्छा शिबू, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बस पंडित जी, दया है आप लोगों की। तुझे पैसों की जरूरत हो तो मंदिर के दान पात्र से ले जा, देवता का ऋण समझकर। ब्याह वगैरह कर, फिर बाद में वापस कर देना। शिबुआ ने आश्चर्य से पंडित जी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, ऐसा भी होता है क्या? सूबेदार सिंह ने समझाते हुए कहा, डरो नहीं शिबू, पुराने मंदिर के खजाने ने वक्त बेवक्त जाने कितने बेसहारों को सहारा दिया है। जब मैं फौज में भर्ती होने जा रहा था तो घर में टिकट तक के पैसे नहीं थे। तब पीताम्बर जी ने मेरा खर्च यहीं से दिया था। धीरे धीरे मैंने चुकाया, दक्षिणा भेंट आदि के साथ। ये मंदिर हमारी सहायता सिर्फ मन से ही नहीं करता, जरूरत पड़े तो धन से भी करता है। लेकिन मालिक मैं तो हो, कहकर शिबुआ ने नाव को देखते हुए वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता शिबू, धर्म अपनी जगह और कर्म अपनी जगह। और वैसे भी मैंने कहा ना, नदी पार करते करते तू जाने कितनी बार नदी में नहा लेता है, तुझसे शुद्ध कौन होगा? शिबुआ ने मंदिर के खजाने की ओर देखा, फिर पंडित जी को देखा, और उसकी आंखों में पानी छलक आया। धन्यवाद पंडित जी, आपने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन मैंने बताया था ना आपको, पैसों का इंतजाम जमीन बेचकर हो गया है। वैसे जमीन बड़ी जल्दी बिक गई तुम्हारी शिबू। सूबेदार सिंह ने उसकी तरफ देखते हुए और अपनी डायरी पंडित जी के हाथ से लेते हुए पूछा, कागजी काम हो गया जमीन का पूरा? हाँ हाँ सूबेदार साहब, 1-2 दिन पहले ही तहसील में सारी कागजी कार्रवाई हो गई थी। पंडित जी और सूबेदार सिंह ने एक दूसरे को देखा, फिर डायरी को देखा, फिर पंडित जी गंभीर आवाज में उससे बोले, अगर ऐसा है शिबुआ, तो तहसील ऑफिस में तेरी जमीन बिकने का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? शिबुआ की आंखें घबराहट में गीली से बेरंग होने लगी। वो पंडित जी, इस आंगन में आके झूठ नहीं बोला जाता शिबू, पंडित जी ने चिताया। हमें मालूम है कोई जमीन नहीं बिकी, फिर पैसों का इंतजाम कब हुआ?
और कैसे हुआ? सूबेदार सिंह ने जोड़ा। पंडित चंद्रशेखर भट्ट, सूबेदार सिंह और नाव वाला शिवदत्त, शिबुआ, तीनों काली नदी के किनारे के बने पुराने मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए थे। नदी से लाए गए बड़े बड़े गोल पत्थर मंदिर की चार दीवार का काम भी करते थे और बैठने के लिए कुर्सियों का भी। उन तीनों के हाथ में चाय के बड़े बड़े गिलास थे। सामने काली नदी, चौड़ी, कुछ शांत, और उसके बीचों बीच मध्य द्वीप, और मध्य द्वीप की वह काली चट्टान जो अब पानी काफी उतर जाने से और साफ दिखाई दे रही थी। वही काली चट्टान जिस पर कुछ ही दिन पहले हरकारे रामदत्त की लाश मिली थी। सूबेदार साहब और पंडित जी ने कोई जल्दी नहीं की, कोई दबाव नहीं दिया, कोई जोर नहीं लगाया। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि शिबुआ अब झूठ शायद नहीं बोल पाएगा। चाय की गर्मी हो या नदी की ठंडक, सच उसके होठों पर जरूर आएगा। आखिरकार चाय का आखिरी घूंट पी चुकने के बाद शिबुआ ने कहना शुरू किया। गोमती के ब्याह की उम्र आते आते उसके लिए कितने रिश्ते आए, लेकिन जैसे ही उसकी कुंडली मांगलिक होने की बात पता चलती, रिश्ते वाले उल्टे पांव वापस चले जाते। कौन जीते जागते अपने लड़के को कुएं में डालता? हालांकि खोट नक्षत्रों में था, लेकिन लोगों के मुंह कौन रोक सकता था पंडित जी? तरह तरह की बातें होने लगी। गोमा किसी के प्यार में है, वो घर से भागने वाली है, छुप छुप के मिला करती है, इसीलिए बात नहीं बैठ रही, वगैरह वगैरह। आखिरकार बड़े पुजारी जी ने अपनी ज्योतिष विद्या से एक समाधान निकाला। इलाके की आधे से ज्यादा जन्म पत्रियां उन्हीं के हाथों बनी थी। उन्होंने ऐसे लड़के ढूंढने शुरू किए जिनके ग्रह गोमा के ग्रहों जैसे ही सख्त हों। ढूंढ ढांट के एक घर में बात बैठी। गोमा मान नहीं रही थी। उन्होंने उसे भी समझाया कई बार। जब सब तय हो गया तो लड़के वालों ने इसी आने वाले मंगशिर में ब्याह रखने के लिए कहा। फिर लड़के को तराई जाना था कमाने। मेरे पास एक महीने में इतने पैसे जुटा सकने की न हैसियत थी न हिम्मत। जमीन के नाम पर एक घर था और संपत्ति के नाम पर एक नाव। तो तूने बड़े पुजारिया मुझसे क्यों नहीं कहा शिबू? इस पुराने मंदिर के दान पात्र ने न जाने कितने नए घर बसाए हैं, और गोमा क्या हमारी बच्ची नहीं? हिम्मत नहीं पड़ी पंडित जी। बड़े पुजारी पहले ही मेरे लिए इतना सब कर चुके थे, मैं और उन्हें तंग नहीं कर सकता था। मैंने सोचा था बरसात के बाद 3-4 महीने नाव चलेगी, पैसे अपने आप जमा हो जाएंगे, फागुन तक ब्याह करूंगा। लेकिन 1 महीने में मुश्किल था, मंगशिर तक मुश्किल था। गोमा को भी खबर थी। क्या पता शायद इसीलिए वो अपनी तरफ से मना कर रही थी कि पिता के लिए बोझ ना हो। कहकर शिबुआ चुप हो गया और नाव को देखने लगा। फिर क्या हुआ शिबू? उस दिन रात का अंतिम पहर रहा होगा। अभी अंधेरा ही था। मैं जल्दी उठकर सामने वाले किनारे पर नाव तैयार कर रहा था। पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा था। सोचा अब यात्री मिलने लगेंगे फिर से। नाव थोड़ा साफ सफाई भी मांग रही थी। शायद पिछली रात नाव में कुछ टकराया था। पानी में कुछ या कोई जानवर, गंदगी थी। मैं साफ कर रहा था, इसी उधेड़ में लगा हुआ कि पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। कहते हुए शिबुआ ने फिर से एक गहरी सांस ली और चाय का गिलास लगभग उलटते हुए उसकी आखिरी बूंद चाय अपने गले में डाली, जैसे अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए हो। सूबेदार सिंह उठे और उसके गिलास में और चाय भरते हुए चहलकदमी करने लगे, कभी नाव तक, कभी वापस अपने आसन तक। शिबुआ ने चाय की एक घूंट ली और आगे कहा। तभी मैंने बहाव के बीच में देखा, कुछ बह रहा था या तैर रहा था। पतला लंबा बहाव के साथ आगे पीछे होता। पहले मुझे लगा शायद सांप है या कोई रस्सी है, मेरी ही नाव से गिर गई होगी। फिर मैं नाव नजदीक ले गया। वो रस्सी नहीं थी, पट्टा था, खाकी पट्टा, कंधे में डालने वाले झोले के पट्टे जैसा।
मैं नाव और पास ले गया। पट्टा नदी के ऊपर तैर रहा था। झोला शायद वजन के कारण पानी के नीचे रहा होगा। मैंने पट्टा खींचा। वो भारी था। मैं उसके वजन से नाव से नीचे गिरने ही वाला था। मैं डर गया। झोला भीगकर भी इतना भारी कैसे हो गया था? इस इलाके में जल पिशाचों की कहानियां बचपन से सुनी थी। पानी में खींच कर ले जाते हैं। अरे सूबेदार साहब, आराम से। तभी शिबुआ ने अपनी कहानी रोकते हुए नाव के पास खड़े सूबेदार सिंह को चेताया। नाव का वह कोना टूटा हुआ है, तीखा है अभी। पिछले ही दिन गोमा का हाथ छिल गया था वहां साफ करते करते। सूबेदार सिंह नाव के उसी हिस्से को देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने कोट की जेब से डायरी निकालते हुए उस पर कुछ लिखा। याउकेरा, और बिना पलटे शिबुआ से बोले, और जब तुमने उस पट्टे को खींचा तो क्या देखा शिबुआ? हाँ, मैं वही बता रहा था। जैसे तैसे मैंने पट्टे को जोर लगाकर खींचा। पहले झोला बाहर आया, बाहर से भीगा हुआ, लेकिन अंदर फिर भी पानी कम गया था। और फिर पट्टे के आखिरी छोर को पकड़े हुए था एक हाथ। कहते हुए शिबुआ के हाथ कांपे और गिलास लगभग छूटने ही वाला था कि पंडित जी ने उसे संभालते हुए पूछा, रामदत्त? हाँ पंडित जी, वही था। डाक महकमे की खाकी वर्दी, हाथ में खाकी झोला, वही था, वही हो सकता था। फिर सूबेदार सिंह ने अपनी डायरी अपनी जेब में रखते हुए पूछा। फिर मैंने वो किया सूबेदार साहब, जो या तो कोई बेरहम इंसान कर सकता है या कोई बदनसीब बाप। एक लंबी चाय की घूंट और एक गहरी सांस ले चुकने के बाद शिबुआ आगे बोला, मैंने ये देखने की कोशिश नहीं की कि रामदत्त जिंदा है या नहीं। मैंने उसके बजाय उसके झोले को पानी से निकाला। कुछ अधगीले हो चुके कागज थे, एक छोटा सा संदूक, एक थैली। मैंने संदूक खोला। उसमें गहने थे, बने बनाए, जैसे किसी शादी के लिए बनाए गए हों। मैं अपने हाथ रोक न सका पंडित जी, मैं रोक न सका। मैंने खाली संदूक झोले में डाला और शिबुआ ने लगभग रोते हुए कहा, और झोले और उसके मालिक दोनों को चप्पू से और गहराई की ओर नदी के बीच की तरफ धक्का दे दिया। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य शिबू, उसी दिन मध्यद्वीप ने पानी से प्रकट होने की ठानी। नदी ने नियम तोड़ा और रामदत्त काली की गहराइयों के बजाय मध्यद्वीप की काली चट्टान पर पंडित जी को मिला। सूबेदार सिंह ने बैठते हुए तस्वीर पूरी की। मैं अपराधी हूं सूबेदार साहब, दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। पंडित जी, चाहे इस लोक चाहे उस लोक, मैं दंड का भागी तो हूं। बस एक बार गोमा का ब्याह हो जाए तो मैं खुद काली की गोद में स्वयं को सौंप कर अपना इंसाफ करूं। सौंप देना शिबू, लेकिन किस अपराध के लिए सौंपोगे पहले वो तो तय कर लें। सूबेदार सिंह ने अपनी डायरी में कुछ नोट करते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहा, पहले एक बात बताओ, तुम्हारे नदी किनारे आने से लेकर रामदत्त को पानी के अंदर देखने तक लगभग कितना समय लगा होगा? शिबुआ ने सोचते हुए कहा, एक 1.5 घंटा तो आराम से लगा होगा सूबेदार साहब। मैंने बताया ना, नाव में गंदगी थी, दाग थे, साफ करते करते समय लगा होगा। और जब तक मैं नदी के बीच पहुंचा चंद्रमा अस्त होने लगा था। 1-2 घंटे का समय होगा पक्का। और इस बीच तुमने नदी की तरफ से कोई आवाज, कोई चीख पुकार सुनी या कोई हरकत देखी? नहीं नहीं साहब, ऐसा होता तो मैं तुरंत दौड़ता। आप क्या सोच रहे हैं सिंह साहब? पंडित जी ने पूछा। अगर रामदत्त कम से कम 1 घंटा पानी के नीचे ही था तो ये लगभग असंभव है कि शिबुआ के उस तक पहुंचने तक वो जिंदा था। सूबेदार सिंह ने अपनी डायरी से नजर उठाते हुए कहा, क्योंकि 1 घंटे तक सांस कोई सिद्ध योगी ही रोक सकता है, और रामदत्त के बारे में जो जो पता चला है उससे वो योगी तो नहीं, भोगी ज्यादा लगता है। मतलब शिबुआ के उसे धकेलते समय वो पहले से मरा हुआ था? पंडित जी ने पूछा। चिकित्सा विज्ञान तो यही कहता है, और योग सिद्धांत भी। हाँ, गहनों की चोरी शिबुआ ने जरूर की है, लेकिन आप भी जानते हैं वो गहने कैसे और कहां से आए हैं। डायरी में सोमदत्त बनिए वाले नोट्स की तरफ इशारा करते हुए सूबेदार सिंह ने पंडित जी से कहा, लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं पंडित जी, शिबुआ बोला।
उसके लिए अपने आप को महाकाली में दान करने की जरूरत नहीं है शिबू। पंडित जी शांत भाव से बोले, अभी तू ये गहने गोमा की शादी में लगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर इतना ही सोना ऊंचे पहाड़ों के तिब्बती कबीले के मंदिरों में भेंट चढ़ाना मत भूलना। मतलब शिबू, मंदिर चाहे हमारे हों या कबीले वालों के, वे मंदिर वक्त बेवक्त हमारी मदद करते ही रहे हैं, बशर्ते कि हमारा मन साफ हो, सच्चा हो। एक बार ऐसा याद रखना। अब तू जा, शादी की तैयारियां कर, 1 महीने से कम समय रह गया है। 1 महीने नहीं, 1 हफ्ते से कम समय रह गया है। पीछे से आती हुई बूढ़ी आवाज ने तीनों को चौंकाया। ढोक गरे और प्रणाम की एक साथ आई आवाजों को स्वीकार करते बड़े पुजारी पीतांबर जी एक पत्थर पर बैठे। दाई, अभी तो शरद नवरात्रि तक संपूर्ण नहीं हुई, मांगशीर तो अभी दूर है। मध्यद्वीप के जल्दी प्रकट होने से विवाह के महीने भी जल्दी शुरू होने लगेंगे क्या? पंडित जी ने जैसे हल्की मुस्कान से पूछते हुए अपने अग्रज को चिढ़ाया भी और पूछा भी। लगता है तूने बनारस से आके अपनी ज्योतिष की किताब में सिराने रख दी हैं चंद्रू। भूल गया, 3 तिथियां स्वयं सिद्ध होती हैं, उनके लिए ग्रह दशा नक्षत्र कुछ नहीं देखना पड़ता। चैत्र प्रतिपदा, अक्षय तृतीया और विजयादशमी। 3.5 दाई, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा भी तो आधा दिन, वो भी तो स्वयं सिद्ध होता है। हाँ, लेकिन सबसे नजदीक विजयादशमी ही है चंद्रू। पर दशा तो 3 दिन बाद ही है बड़े पुजारी जी, शिबुआ ने चिंता से कहा। पंडित जी ने भी हाँ में सिर मिलाया। तू फिक्र मत कर शिबुआ, सब इंतजाम हो जाएगा। यही मंदिर में ही धर्मशाला है रहने के लिए, और उस दिन तो विजयादशमी है। दशहरे के दिन मंदिर में इतना खाना बनता है कि 4 कोस के गाय भैंस तक अघाते फिरते हैं। तो खाने की व्यवस्था यहाँ होगी ही। पानी के लिए नदी सामने है। मैं गोमा और लड़के वालों से भी बात कराया हूँ आते हुए। तू बस उसे तैयार करा के अपने नाते रिश्तेदारों को लेके यहाँ आ जाना दशहरे के दिन सुबह, बाकी सब हो जाएगा। लेकिन दाई, पंडित जी ने अपनी शंका व्यक्त करनी चाहिए। किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं चंद्रू, मैं अपने अतीत को वर्तमान पर भारी नहीं होने दे सकता, और मैं शायद ये भी जानता हूं कि कौन सी शंका तुझे रोक रही है। देख, बड़ी कठिनाई से यह संयोग बैठा है, इसमें विघ्न मत कर। तेरी जो भी शंका है दशहरे के बाद शांत हो जाएगी, तब तक धैर्य रख। आखिरकार बड़े पुजारी जी की बात कौन टाल सकता था। सब अपने अपने काम में लगने को उठे और चल पड़े। समय कम था, काम ज्यादा। तड़के सुबह की आरती के बाद सूबेदार सिंह और पंडित जी नदी किनारे टहल रहे थे। अंधेरा अभी बाकी था। विजयादशमी या दशहरे का दिन आ चुका था। थोड़ी ही देर में भक्त, श्रद्धालु, शिबुआ का परिवार और बाराती सभी मंदिर में पहुंचने वाले थे। पंडित जी और सूबेदार सिंह दोनों शांत थे। बस नदी बोल रही थी अपने बहाव से, जैसे उसे किसी की फिक्र न हो, बस अपना काम जानती हो, अपना कर्तव्य पहना। सोमदत्त शिकायत नहीं कर रहा गहनों के खो जाने की? आखिरकार पंडित जी ने पूछा। शिकायत तो तब करेगा पंडित जी जब ये बता सकेगा कि कपड़ा काटने वाली कैंची से उसने सोना कैसे काटा और सोना आया कहां से। वैसे उसका और उस जैसों का पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। वो हो जाएगा सूबेदार साहब, मैंने ऊपरी कबीलों तक खबर भिजवा दी है। अगली बार कोई उनके मंदिरों तक चोरी की नीयत से जाएगा तो अपने हाथ और जान दोनों गंवा बैठेगा। बर्फीले इलाकों के अभ्यस्त हिमालयी कुत्तों की एक टोली 24 घंटे वहां पहरा दिया करेगी। अब तिब्बतियन मास्टिफ, सूबेदार सिंह ने कहा। चलिए, उनका तो पक्का इलाज हो गया, लेकिन आपकी शंका का क्या? हाँ, सवाल तो जस के तस है सूबेदार साहब।
अगर शिबुआ ने रामदत्त को नहीं मारा तो वो पानी के बीच में पहुंचा कैसे? सूबेदार सिंह ने जोड़ा, और जिसने मारा वो कीमती गहने लेकर क्यों नहीं गया? शायद लालच के लिए न मारा हो, या फिर किसी ने मारा ही ना हो। हम सबसे आसान जवाब को हर बार नकार रहे हैं सूबेदार साहब। क्या यह बिल्कुल संभव नहीं कि अपनी ढकी छुपी ड्यूटी में लगा हरकारा नदी का बहाव न भांप सका हो, पैर वाकई फिसला हो और ऐसा हो सकता है पंडित जी, और मेरा मन इसे मान भी लेता। अगर दर्जनों फौजी लड़ाइयों से मैंने अपने आप गिरने की चोट और गिराने की मार से लगे घावों का फर्क न समझा होता। सूबेदार सिंह ने कोट की जेब से डायरी निकालकर घावों के चित्र पंडित जी को दिखाते हुए कहा। पंडित जी ने निशानों के चित्र फिर से देखे। बाहरी आकार, भीतरी बनावट, गहराई, डिजाइन सब था ऐसा जो नदी के सपाट गोल पत्थरों में दिखना कठिन था। और फिर सूबेदार सिंह ने डायरी का आखिरी पेज पलटा और पंडित जी की आंखें उस पेज पर बने निशान को गौर से देखकर पहचान गई। आकार, बनावट, गहराई का अंदाजा सब वैसे ही था। सूबेदार सिंह कोई चित्रकार नहीं थे, लेकिन समानता इतनी थी कि दोनों निशान एक ही हैं ये बताना आसान था। ये दूसरा निशान आपको कहां मिला? नाव का कोना पंडित जी। उस दिन शिबुआ से बातें करते समय इसीलिए नाव को जांच रहे थे आप? इसका मतलब पंडित जी, रामदत्त के घाव देने वाला या वाली शिबुआ की नाव है। और अब सवाल बस इतना है कि अगर घाव नाव से लगे तो घायल या मृत रामदत्त नदी के किनारे से नदी के बीच तक कैसे पहुंचा? अगर वो होश में था और उसे ये चोट खुद लगी थी तो वो अस्पताल या बाजार की तरफ भागता जो उस पार मिलते उसे जमीन पर। वो नदी की तरफ क्यों आया, या फिर क्यों लाया गया? पंडित जी ने बात पूरी की। इतने में मंदिर से घंटी की आवाज आई। श्रद्धालु पहुंच रहे थे और शिबुआ का परिवार भी नाव पर। चलिए अभी तो अपना कर्तव्य निभाएं, सूबेदार सिंह ने कहा। हाँ, सवाल का जवाब मिले न मिले, गोमा को उसका जीवन साथी तो मिलेगा आज, कहते हुए पंडित जी मंदिर की ओर बढ़े। शरद ऋतु की धूप अभी हल्की थी, बादलों से आंख मिचौली खेलती, और नीचे था धारचूला दारचूला को बांटती काली नदी का चमकता पानी। अपने बहाव में सूरज के सैकड़ों टूटे फूटे प्रतिबिंब लिए। पुराने मंदिर के आंगन में खास चहल पहल थी। विजयादशमी, दशैं का दिन था। धूप का धुआं और सुगंध, घंटियों की आवाज और लोगों की भीड़ एक साथ घुले हुए थे। श्रद्धालुओं में जो बुजुर्ग थे अपने घर परिवार के छोटों को टीका लगा रहे थे। लाल टीका, उस पर नेपाली जमरा, हर माथे पर एक सा, लेकिन हर चेहरे पर अलग अर्थ लिए। पार तरफ धारचूला से आए लोग जौ आदि से उग आए उन्हीं हरे पौधों को जमरे की जगह हरेला कह कह के माथे से लगा रहे थे, आशीर्वाद से सर पर रख रहे थे। काली और महाकाली की संस्कृतियों और रीति रिवाजों का अनोखा मिलन हो रहा था। मंदिर प्रांगण के नदी से दूर वाले छोर पर एक कोने से हुड़के, मादल, ढोल की आवाजें उठ रही थी और अपने अंदर देव आह्वान करते, आशीर्वाद में चावल उछालते धामी भक्तों को आशीष दे रहे थे। और इस तरफ नदी के पास वाले छोर पर स्वस्ति वाचन पढ़े जा रहे थे। वेदी थी, यज्ञ की अग्नि थी, मंडप सजा था गोमती के विवाह का। पंडित चंद्रशेखर भट्ट शिबुआ से कन्यादान का संकल्प पढ़वा रहे थे। पंडित जी शुद्ध संस्कृत में बोलते और शिबुआ और उसकी पत्नी से नेपाली में दोहराने को कहते। सूबेदार सिंह और पीताम्बर जी पास ही चार दीवारी की चट्टानों पर बैठ देख रहे थे, हाथ में फूल लिए। बड़े पुजारी जी, कन्यादान आपने नहीं करवाया? सूबेदार सिंह ने पीताम्बर जी से पूछा। अब उम्र हो गई है सूबेदार साहब,
कई बार संस्कृत उच्चारण में जीव और सांस दोनों अटक जाते हैं। लेकिन आप दैनिक पूजा तो करते हैं, कराते भी हैं अभी भी। ये कन्यादान है सूबेदार साहब, जीवन का सबसे विशेष अवसर। वैसे देखा जाए तो जीवन दान के बाद दूसरा सबसे बड़ा दान है, या उतना ही बड़ा। अब देखिए ना, इसमें भी तो अप्राण शरीर जैसे नीरस पुरुष जीवन में स्त्री रूपी प्राण संचार करके एक परिवार की रचना होती है, फिर उस परिवार से भविष्य की उत्पत्ति, और ऐसे ही सृष्टि चलती है। देखा जाए तो जीवन दान से बड़ा ही है कन्यादान। बस एक ही बात का मलाल है मुझे। सूबेदार सिंह ने कुछ नहीं पूछा, जैसे समझ रहे हों बड़े पुजारी जी की पीड़ा। पीताम्बर जी आगे बोले, चंद्रू के जीवन में ये प्राण नहीं भर पाया, यही मलाल है। रुक्मिणी मांगलिक थी, चंद्रू ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने मना कर दिया। चंद्रू ने जैसे विवाह न करने की ठान ली उसके बाद, और आधे शहर का परिवार बसाने वाला पंडित पीताम्बर अपने ही सगे का घर नहीं बसा पाया। सूबेदार साहब ने पीताम्बर जी की तरफ देखा। मंडप की तरफ फूल चढ़ाते चढ़ाते उनका हाथ उनकी पलकों तक गया और बह चुकने से पहले ही एक अकेले आंसू को पोंछ लाया। भीड़ में पीछे कहीं दो औरतें धीमे स्वर में बोली, सुना है लड़की का मन कहीं और था। चुप रह, ये समय नहीं है इस सब का, दूसरी ने टोका। पीताम्बर जी ने आंखें तरेर कर उनकी तरफ देखा और सूबेदार सिंह से बोले, इसीलिए जब गोमा का पिता उसे मांगलिक जानकर उसके लिए रिश्ता न ढूंढ सका तो मैंने ठान लिया, गोमा का घर बसा के ही छोड़ूंगा, चाहे जो हो, चाहे जैसे हो। पीताम्बर जी ने एक लिफाफा सूबेदार सिंह के हाथ में पकड़ाकर दृढ़ता के साथ कहा, जैसे किसी फैसले पर अटल हों और उसे पूरा करने की ठान चुके हों, हर कीमत पर। विदाई के बाद जब सही मौका आए तब यह चंद्रू को दे दीजिएगा सिंह साहब। ये क्या है पुजारी जी? सूबेदार सिंह ने पूछा। आपके पंडित जी की शंका का समाधान, पीताम्बर जी ने धीरे से कहा और उठकर धीरे धीरे धर्मशाला की तरफ बढ़े। गोमती सिर झुकाए बैठी थी, हाथों में मेहंदी, कोहनी तक, लेकिन उंगलियों के पास की खुरदुरी त्वचा छुपी नहीं थी। जैसे नाव की साफ सफाई में नदी किनारे बिताए सालों ने अपनी छाप छोड़ दी हो। हाथ जोड़ने के कारण उसकी चूड़ियां कलाइयों से खिसक कर कोहनी तक पहुंचती हुई उन्हें ढके हुई थी। अब मैं एक एक करके वचन बोलता जाऊंगा, आप दोनों एक एक करके अग्नि की परिक्रमा करेंगे। पंडित चंद्रशेखर भट्ट ने वरवधु से कहा। सूबेदार सिंह ने लिफाफे के अंदर से चिट्ठी जैसा एक कागज निकाला, पढ़ा। उनकी आंखें फैलती चली गई। उन्होंने अपनी डायरी के बीच से एक पर्ची निकाली, लिखावट मिलाने लगे, और जब उनका काम पूरा हुआ तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जिसमें सवालों के जवाब मिलने की तसल्ली तो थी, लेकिन उन जवाबों से पैदा हुई हलचल और ज्यादा थी। इस तरह 7वें वचन में कन्यावर से कहती है कि आप पति पत्नी के प्रेम के बीच में किसी और को नहीं आने देंगे, तो ही मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूं। पंडित जी की आवाज मंडप में गूंजी। इस तरह 7 वचन और 4 फेरे पूरे हुए। अब आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। गोमती और उसका पति उठे और सबसे पहले पंडित जी के चरण छूने को हुए। वे आगे बढ़े और उनके चरणों में झुके। झुकने से गोमती की चूड़ियां उसकी कोहनी से खनकती हुई आगे उसकी कलाई की ओर बढ़ी, और आशीर्वाद के लिए बढ़ता पंडित चंद्रशेखर भट्ट का हाथ हवा में ही रुक गया। मेहंदी की लाली के नीचे जख्म अभी भी साफ था,
गोमती की दाईं कोहनी पर वही बनावट, वही रेखाएं, वही आकार जो पंडित जी ने सूबेदार सिंह की डायरी में देखे थे। एक बार, दो बार नहीं, कई बार। पंडित जी की आंखों के आगे जैसे पूरी कहानी किसी चलचित्र की तरह तेजी से चलने लगी। ये वही घाव थे जिनकी शुरुआत हुई थी शिबुआ की नाव से और जिनका अंत हुआ था रामदत्त की गर्दन पर, जब मध्य द्वीप के बीच काली चट्टान पर पंडित जी ने उसे पलटा था या उसके मृत शरीर को पलटा था। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी, वर वधु को आशीर्वाद दीजिए। सूबेदार सिंह की भारी आवाज से पंडित जी जैसे वर्तमान में वापस आए। सिंह कब आकर उनके पास खड़े हो गए थे उन्हें अंदाजा नहीं हुआ था। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ गोमती के सर पर रखा और फिर उसके पति के। अब आप लोग विदाई की तैयारी कीजिए। पंडित जी भी सुबह से मंत्र पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, अब थोड़ा आराम करेंगे। सूबेदार सिंह ने शिबुआ और उसके परिवार वालों को देखते हुए कहा और पंडित जी को लेकर मंडप से निकल गए। शाम का समय था। शरद ऋतु की एकादशी का चमकता चंद्रमा अपनी अप्रतिम सुंदरता सहित उत्तर पूर्व की ओर तिब्बत की पहाड़ियों से उगाया था। दशैं की धूमधाम के बाद एकादशी की साफ सफाई से थके मादे पंडित जी सूबेदार सिंह के साथ मंदिर की चारदीवारी पर बैठे थे। हवा चल रही थी, कभी हल्की, कभी मध्यम और कभी कभी एक दो सेकंड के लिए एकदम तेज झोंका। काली नदी का बहाव जारी था। दारचूला और धारचूला के दो किनारों के बीच में मध्य द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए दुनिया से बेखबर। पीताम्बरदाई ने मुझे रोककर ठीक नहीं किया सूबेदार साहब। स्वयं तो हरिद्वार के लिए निकल गए, मुझे इस दुविधा में छोड़ गए। गोमा को सजा मिलने से भले उन्होंने बचा लिया हो, सच्चाई स्वीकारने से तो नहीं बचाना चाहिए था। उन्होंने बचाया भी नहीं पंडित जी। सूबेदार सिंह ने नदी की तरफ देखते हुए कहा। मतलब आपको याद है शिबुआ ने हमें बताया था कि गोमा शादी से इनकार कर रही थी और फिर बड़े पुजारी जी के समझाने के बाद मान गई थी। हाँ हाँ याद है सूबेदार साहब। गोमा तभी बड़े पुजारी जी को सब कुछ बता चुकी थी पंडित जी। कैसे रामदत्त उसे चिट्ठी लिखकर नदी किनारे मिलने बुलाया करता था, कैसे उस रात भी बुलाया था। गोमा अपने पिता को उसके ब्याह के लिए हाथ पैर मारते देख परेशान थी। उसने रामदत्त को शिबुआ से अपना हाथ मांगने के लिए कहा। रामदत्त आनाकानी करने लगा। गोमा से शादी करने के बाद वो अपने काले कारनामे जारी नहीं रख सकता था और सोमदत्त जैसे साहूकारों के काम ने उसे लालची तो पहले ही बना दिया था। गोमा और उसके बीच कहासुनी हुई। बात शायद हाथापाई तक पहुंची और गोमा ने जब उसे अपने से दूर करने के लिए धक्का दिया तो उसकी गर्दन शिबुआ की नाव के कोने से जा लगी। गोमा घबराई। अब घबराहट में हो या रामदत्त को नाव में रखते समय उसी कोने से अपनी कोहनी भी जख्मी कर बैठी। इसीलिए शिबुआ की नाव में दाग थे। पंडित जी ने अपनी तर्जनी से अपनी नेपाली टोपी को ऊपर नीचे करते हुए और कनपटी खुजाते हुए कहा। हवा का मध्यम से तेज होना जारी था। सूबेदार सिंह ने सर हिलाया और आगे बोले। घबराहट में गोमा को दो ही चीजें सामने दिखी, नदी और नाव, और उसने उन्हीं के सहारे रामदत्त को काली की गहराइयों के हवाले कर दिया। लेकिन गोमा का दुर्भाग्य कि इस साल नदी ने अपना नियम तोड़ा और मध्यद्वीप अगले ही दिन ऊपर आने लगा और मुझे मध्यद्वीप पर पूजा करते समय रामदत्त की लाश मिली। अगर मध्यद्वीप अपने हर साल के समय पर ऊपर आता तो रामदत्त का शरीर सदा सदा के लिए महाकाली की गोद में ही सोया रहता। संभव है कि इसी बात ने शिबुआ को भी रामदत्त के थैले से गहने चुराने का मौका दिया। अगर मध्यद्वीप पानी के ऊपर न आ रहा होता तो काली के भंवर तब के तब ही रामदत्त को उसके थैले के साथ निगल चुके होते। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सूबेदार साहब, अगर गोमा के सामने ही रामदत्त जान या होश खो बैठा था तो गहने उसी ने क्यों नहीं ले लिए?
क्योंकि गोमा को रामदत्त का प्रेम चाहिए था पंडित जी, उसका पैसा नहीं, और चोरी से कमाया पैसा तो बिल्कुल नहीं। कम से कम पीताम्बर जी तो यही मानते हैं, और मुझे भी यही लगता है। पता नहीं पीताम्बर दाई को गोमा की बात पर इतना भरोसा क्यों हुआ। क्या यह संभव नहीं कि उसने पंडित जी की शंका सूबेदार सिंह के हाथ में कुछ देखकर अधूरी रह गई। ये क्या है सूबेदार साहब? आपकी शंका का समाधान, सूबेदार सिंह बोले, और बिना पंडित जी की तरफ देखते हुए अपने कोट की जेब से पीताम्बर जी का दिया लिफाफा निकाला और पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। जब पंडित जी ने चिट्ठी पढ़ ली तो सूबेदार सिंह बोले, लिखावट उसी की है। सोमदत्त बनिए को जो रसीद उसने दी थी उससे मिला चुका हूं। पंडित जी ने नदी की तरफ देखते हुए चिट्ठी वापस सूबेदार सिंह की तरफ बढ़ाई। हवा फिर तेज हुई और सूबेदार सिंह की आम तौर पर मजबूत फौजी पकड़ से छूटकर चिट्ठी काली नदी की ओर उड़ गई। काली नदी जो अब भी अपनी लय में बह रही थी, बाकी दुनिया से बेखबर। दूर नदी के बीच मध्य द्वीप अपनी जगह पर खड़ा था, न इस पार न उस पार। जैसे कुछ सच होते हैं जो किसी एक किनारे के नहीं होते।